मुझे लगा कि सर मेरी आंखें चली गई हैं, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली देखता हूँ ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी मेरे को छोड़ चुके थे। भारत माँ के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके थे। फर्स्ट में बाजू में, जांग में, नीचे पैर में, 3 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा, लेकिन उस दर्द को चुपचाप पड़ा मैं सहता रहा। एक सैनिक न क्षेत्र देखता, न जाति देखता, न धर्म देखता, सिर्फ एक वर्दी को देख करके अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश एक ऐसा तत्व है जिसके बगैर इंसान कोई काम कर नहीं सकता है। हर काम करने के लिए जोश और जुनून हृदय के अंदर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मैं एक लाइन के अंदर अपना परिचय देना चाहता हूँ। न मैं नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, न कवि हूँ, भाषा की परिभाषा से अनभिज्ञ हूँ। मैं इस देश का एक सेवक हूँ जो भारत माँ के आंचल पर लगे हुए लहू धब्बों को अपने लहू से साफ करता हूँ। मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। जिस प्रकार से किसान अपनी निस्वार्थता से, मेहनत से, लगन से अपनी खेती को करता है और वो इतना धन धान्य कमाता है कि ताकि देश और दुनिया के लोग भूखे ना रह सकें। मैं वहीं से सीख करके एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके धीरे धीरे बड़ा हुआ। पिता की जो है कहानियों को सुन करके उनके एक सपने देखने लगा कि मुझे भी भारतीय सेना में जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और मुझे बहुत कम समय के अंदर, मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में भारतीय सेना में शामिल होने का सौभाग्य मिला। साथियों के साथ मिलकर के बहुत सारे उग्रवादियों के साथ ऑपरेशंस लड़े। वहाँ पर अपने साथियों से बहुत कुछ सीखा। और साथियों, सीखने के लिए कोई विद्यालय ही नहीं, बल्कि हम हर जगह से सीख सकते हैं। सीखने की लगन होनी चाहिए। हमने मिलिटेंटों से भी सीखा, अपने साथियों से भी सीखा, और वो सिखलाई मुझे कारगिल युद्ध के दौरान काम आई। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो वर्ष 1999 में, तब मैं शादी करने के लिए घर छुट्टी आया हुआ था। 5 मई की शादी थी और 20 मई को जब मैं वापस जम्मू ट्रांजिट के में पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरी बटालियन, जो कि कश्मीर वैली के अंदर उग्रवादियों के बरखिलाफ एक ऑपरेशन चला रही थी, वहां से उसको उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। एक सपना देख करके बड़ा हो रहा था कि एक युद्ध लड़ूंगा, लेकिन इतनी कम उम्र में और इतनी कम सर्विस में वो मौका मुझे मिल रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है। इससे और सौभाग्य की बात मेरे लिए हो नहीं सकती थी। जोश और जुनून से भरा हुआ अपने यूनिट में पहुंचता हूं 22 मई को। तो वहाँ पर हमारी बटालियन तलोलिंग पहाड़ी, जो द्रास सेक्टर की नेशनल हाईवे 1 अल्फा से सटी हुई पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। अपने साथियों के साथ मिलकर के वहाँ पर काम किया। 22 दिन तक उस पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ी। 22 दिन में बहुत सारे जवानों को खोया, और जब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान ने पहली सफलता के रूप में तलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान कोई ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूं। कोई विशेष योग्यताएं लेकर के धरती पर अवतरित नहीं हुआ। कोई ऐसा विशेष कौशल नहीं था जिस कौशल के तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा एक आम सैनिक की तरह मैं भर्ती हुआ आम सैनिक ही हूँ, और आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के दौरान जो हमारी टीम को एक टास्क मिला था कि नीचे से ऊपर अपने साथियों को अम्युनिशन और राशन पानी पहुंचाने का, मैं उन साथियों के साथ मिलकर के काम करता रहा। और 22 दिन में सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू चले। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, और फिर 2 घंटे में नीचे आते थे। इसी काम की बदौलत हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको कहीं दूसरी टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। जैसे हम वापस नीचे आए, एक दूसरे ऑपरेशंस की प्लानिंग शुरू हुई। तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, उसको फतेह करने का हमें टास्क मिला, और बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने उस टास्क को सहर्ष स्वीकार किया और अपने जवानों के अंदर एक जोश और जुनून पैदा किया
कि हमारे साथियों का बदला लेने का हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फौज ने दोबारा से एक मौका दिया है। हम अपने साथियों का बदला लेंगे और उस बदले की जुनून में, उस जोश में हमने अपनी प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का एक प्लान शुरू किया, उसकी रिहर्सल शुरू की और आखिरकार 2 जुलाई को हमने उस पर चढ़ना शुरू किया। तो अटैक में जो सबसे पहले अटैक करना था टाइगर हिल टॉप के ऊपर, वो थी घातक प्लेटून एज ए कमांडो टुकड़ी, जिसमें बटालियंस के चुनिंदा जवान थे जिनका फिजिकली और मेंटली बहुत टफ था। उन जवानों को उसमें शामिल किया गया और क्योंकि हाइट 16,500 फीट ऊंची, जिस पर बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन की कमी थी, तो इस सब को देखते हुए इस तरह से जवानों का मिश्रण करके वो टीम बनाई गई। 2 जुलाई को हमने चढ़ना शुरू किया और साथियों उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन दूर से देख करके आसानी से बर्बाद कर सकता था। दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए जरूरी था कि हमें रात को चलना है, अंधेरे में चलना है, ताकि हम नज़दीक से नज़दीक उनके पास पहुंच करके उनका खात्मा कर सकें। और हमने इसी प्रकार से रातों रात चढ़ाई शुरू की। और वो तो इतनी मजबूती के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान के सैनिक थे जिन्होंने उनके मोर्चों के अंदर घुस करके उनका कब्रिस्तान बना दिया था। 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात की वो सुबह आज भी मेरे दिल और दिमाग के ऊपर छाई हुई है। सुबह का वक्त था, रस्सियों के सहारे कठिन बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, उसके ऊपर रस्सियां बांध करके एक दूसरे का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचते हैं तो सामने दुश्मन के 2 बंकर्स, 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो टॉप था, टॉप वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया कि हम एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। यानी मरना तो निश्चित हो गया था। अभी हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं मारेंगे। क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर के अंदर एक रक्त का आखिरी कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे डगमगाते नहीं हैं। ये ताकत है मेरे देश और मेरी सेना की। हमने सोचा मरना ही तो, इसलिए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उनकी डेड बॉडियों को बाहर निकाल करके फेंका और उनके मोर्चों से हमने फायरिंग शुरू किया। 5 घंटे तक लगातार हम वहाँ से उनसे लड़ते रहे, लेकिन धीरे पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था नहीं, तो अम्यूनिशन भी खत्म होने लगा। फिर हमने दोबारा से प्लानिंग बनाया कि हम फायर तब खोलेंगे जब दुश्मन बिल्कुल नज़दीक होगा। तो उसी प्लानिंग के साथ हमने, जब दुश्मन ने भारी तादाद में हमारे ऊपर गोलाबारी किया तो हमने फायर बंद कर दिया। फायर बंद करते ही तो उनको भी लगा कि शायद इनका अम्यूनिशन ख़त्म हो गया या मारे जा चुके हैं। तो उसी को देख करके उन्होंने 20-25 मिनट के बाद 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे या मर गए, तो जब वो पत्थरों से निकल करके सामने आए तो हमने एक साथ, क्योंकि अलग अलग पत्थरों के पास आपस में कोऑर्डिनेशन करके बैठे हुए थे, एक साथ फायरिंग किया। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। तो देखा जो उनका 1-2 बचा था, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बताया कि हिंदुस्तान की वहाँ पर जवानों की संख्या 8 या 10 ही है। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवान दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना ज़बरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे तमाम वेपन्स का आधाधुंध फायरिंग किया और फिर ऊपर से पत्थर फेंकते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नज़दीक आने लगे, ग्रेनेड फेंकने लगे। लेकिन हमने फायर नहीं खोला क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम फायर खोलते हैं हमारी लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर देगा वो। हम नज़दीक आने का उनका इंतज़ार करने लगे, तो काफ़ी नज़दीक आए तो जो हमारी एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको दिखाई देगी। सीधा उसी के ऊपर उन्होंने जो RPG का राउंड दाग दिया और वो हमारा वेपन डैमेज हो गया। तो आज भी मेरे प्लेटून हवलदार के वो शब्द जहन के अंदर गूंजते हैं। उन्होंने मुझे आवाज़ दिया, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, क्योंकि इस वेपन के सिवा आज दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं वेपन को उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, देखा था हूँ सामने पत्थर के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए हैं। मैं बोला सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड का जो मेरा एक साथी था पीछे तरफ लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। तो उसको, जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है, उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है।
तो एकदम से बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं बोला नहीं सर आपका हाथ नहीं बल्कि उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया। फिर एक और जवान जख्मी हो गया, उसको वो फर्स्ट एड दिया और उनको सबको बोला कि यार आप जो है नीचे की तरफ कूद जाओ, शायद हो सकता है अपने साथी चढ़ सकते हैं, चढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन दोनों जवानों ने नीचे जाने से मना कर दिया। अभी तो मैं मत स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था कि एक हिंदुस्तान का सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। एक सैनिक न क्षेत्र देखता, न जाति देखता, न धर्म देखता, सिर्फ एक वर्दी को देख करके अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये हमारे लिए, हम जैसे नए जवान, बहुत बड़ा मोटिवेशनल था, बहुत बड़ी ताकत थी। हमने देखा तभी एक और स्नाइपर वाला था हमारा साथी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायरिंग आने लगा। तो उसकी हेल्प के लिए फिर एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों एक रूममेट में थे, दोनों को भेजा कि आप लोग जाओ उसकी हेल्प के लिए। जैसे वहाँ से हरकत किया तो मेरी हरकत शायद उनको दिखाई दी होगी, उन्होंने तुरंत जो है उसी हरकत के ऊपर फिर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था, खड़े खड़े नीचे गिर गया। तो मुझे भी आभास हुआ कि शायद मेरा पैर कट गया है। तभी मैंने नीचे गिरते ही हाथ मार करके देखा तो पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड करने लगा, फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी एक और स्प्लिंटर आकर के लगा और यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद मुझे लगा कि सर मेरी आंखें चली गई हैं, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली देखता हूँ ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रेंगता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा और पहाड़ी से पीठ लगा करके, ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे, तभी मैं उनको बोला साहब आप मेरा फर्स्ट एड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पहले ऐसे कर, फायर कर। तो मैं फायर करने लगा। कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा साथी अपना फील्ड पट्टी निकाल करके उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचता है, यहाँ पर गोली लगती है और इस तरह से करता हुआ पीछे की तरफ लेटता चला जाता। तो एक हाथ पकड़ करके मैं बोलता सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोल पाते। तभी मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से भी सिर्फ क्या शब्द निकला और उसको आकर के ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी एकदम से मेरी गोद के अंदर आकर के लेट गया। तभी मैं अपने साथियों को बोला कि सर दोनों बंदों की गोली लगी है, कैसे हैं? दोनों के दोनों सब शहीद हो गए। बस दोस्तों इतना ही मैं बोल पाया। दुश्मन ने दोनों 3 तरफ से आकर के हमको घेर लिया और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी मेरे को छोड़ चुके थे। भारत माँ के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके थे। तभी क्योंकि मैं भी उनकी तरफ से मर गया था, पाकिस्तान के कमांडर ने बोला कि इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगे तो जब हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, तो उन्होंने आकर के उस तरह से आकर के गोलियां मारने शुरू किया। तो फर्स्ट में सामने वाले को, फिर बगल वाले को, फिर मुझे भी गोली मारी। फर्स्ट में बाजू में, जांग में, नीचे पैर में, 3 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है लेकिन उस दर्द को चुपचाप पड़ा मैं सहता रहा। और फिर जब वो गोली मार करके चला गया, उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। तब एक अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर आप अपने मन के अंदर विश्वास पैदा कर लें किसी काम को करने का, तो आपको करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आप उस काम को 100% पूरा कर सकते हैं। मैंने सोचा कि अब कुछ भी कर ले जिंदा रहूंगा। उस विश्वास के साथ मैं पड़ा रहा चुपचाप। फिर तभी उनके कमांडर्स ने हमारे नीचे वाले पोस्टों के ऊपर हमला करने के लिए रणनीति बनाई और अपने साथियों को मैसेज पास किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज़ जैसे सुनी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी सत्य है कि हम धरती पर जब हैं तो धरती को चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति है जिसको हम अल्लाह, वाहिगुरु और ईश्वर के नाम से जानते हैं। तब उस परमात्मा को मैंने याद किया और कहा कि सर मुझे बस इतना जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों को सूचित कर सकूं ताकि उनकी जान बच सके। और ये बिल्कुल सत्य, अगर निस्वार्थ भाव से सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति भी साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। तभी उन्होंने दोबारा से फिर आकर के हमारे गोलियां मारनी शुरू करी और हमारे हथियार उठाने शुरू कर दिए। उसने आकर के दोबारा से उसी प्रकार से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और एक कदम जब आगे चला तो उसने जब सीने की तरफ राइफल करी तब मुझे लगा कि शायद अब नहीं बचूंगा, तो उसने गोली चला दी। पीछे से पूरी पैंट फटी हुई थी, यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। कहते हैं कि जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, जब तक मौत नहीं आती उसको कोई मार नहीं सकता है। तो उसने गोली चलाई और जाकर के पर्स में सिक्कों पे जाकर के लगी और रिकोचिट होगी। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि अरे मैं तो मर गया हूँ।
पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तभी मुझे चेतना आई और मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। और तब एक अंतरात्मा से आवाज़ आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। तभी मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड की पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा तो उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई हरकत थी नहीं। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट के यहाँ से पूरा सर उड़ा उसका, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। फिर एक हाथ से राइफल उठाया, वहां से फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा उसी हाथ से। पर पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। और पाकिस्तान की सेना के सैनिकों का इतना ही तो जोश होता है, सब टूट गया था उनका, उनके हौसले टूट चुके थे। वो वहां से भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ मैं आगे गया। आगे जाके देखता हूं तो सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके तमाम जो सपोर्टिंग वेपन थे उनका डिप्लॉयमेंट था। वो सब कुछ वहां से देखा। देखने के बाद फिर मैं वापस मुड़ा, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि अपने साथियों के पास जाना है, अपने साथियों को बचाना है। वापस रेंगता हुआ धीरे धीरे अपने साथियों के पास पहुंचता हूं तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरी तरह कोई मेरा साथी जिंदा हो। तो आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोया। रोने के बाद अपने आप को संभाला कि मुझे जो मेरे को टास्क मिला, इस टास्क को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। सोचता रहा। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। बस ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ। चारों तरफ तो पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ तो बर्फ़ ही बर्फ़, लेकिन एक परमात्मा का ही सहारा था। सोचता रहा। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये हाथ बंधा भी नहीं। फिर सोचा इसको तोड़ देता हूँ, इससे अच्छा तो तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, कमर पे फेंका और सोचता रहा कि किधर से जाऊँगा। तभी एक आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तभी मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे देखा तो मेरे साथी थे, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से वो निकाल करके ऊपर लेकर के गए। और फिर उनको मैं इन्फॉर्मेशन बताया कि सर इस प्रकार से हमारे तमाम साथी शहीद हो चुके हैं और अभी आपके लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन कमांडिंग ऑफिसर को दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि इस लड़के को जल्दी जल्दी मेरे पास पहुँचाओ। पहाड़ी में साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। मुझे साथी अपने जो है जवान कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। 1:30 या 2 बज रहा था दिन का उस समय। सीओ साहब के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना ब्लड निकल चुका था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद था। सीओ साहब ने बोला, बेटा पहचानता? मैं कहा साहब आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर। तो तभी मुझे पता चला और कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ उनके पास। तो मैं बोला, सर मुझे बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। तो बोले, बेटा कुछ बता सकता? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। तब उनको तमाम ऊपर की इन्फॉर्मेशन थी वो दिया। और लास्ट में सीओ साहब ने बोला, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी के, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? दोस्तों 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर ने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, बाकी तो भूख ही नहीं लगती है साहब, आधा तो बैलेंस था हमारा। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को मेरी टुकड़ी ने दोबारा से अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। फिर वहाँ से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया गया और बेस हॉस्पिटल में 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर एक जवान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए अपने कार्य को करने के लिए, अपने देश के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर जुनून है, जोश है, धैर्य है, तो आप हर हाल में, हर कीमत पर, हर चुनौती का सामना करके अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और मेरे जो युवा हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें उस काम के लिए सबसे पहले, उस काम के अंदर सबसे पहले राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करें, क्योंकि आपके काम से आपका राष्ट्र किधर जाता है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप इस राष्ट्र को जिधर लेकर के जाएंगे, राष्ट्र उधर जाएगा, क्योंकि युवा राष्ट्र की ताकत है।
हमेशा साथियों पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ के ऊपर आगे लेकर के चलना है। और हम सबका दायित्व बनता है कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को सुरक्षित और स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता को हमने जो है बखूबी पूर्ण रखना है। और अंत में मैं दोबारा से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जिसको जो कभी ना डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। ये जोश टॉक्स का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जोश टॉक्स के चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए।